हेलो नमस्कार दोस्तों, एजीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम देखेंगे बिहार एसआई का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है 16 पेपर को हम देखेंगे, जिसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। यदि आप कभी भी बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं तो इस पूरा वीडियो को देख कर जाइए। बहुत सारे प्रश्न जो है आपको एज इट इज़ जो है सीधे आपको वहाँ जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं इसका किस तरीके से ये जो है दिया गया है। देखिए इसमें जो 2001 से लेकर और 2000 जो है 25 तक में जो है जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार एसआई का, देखिए 25 में तो हुआ है मद निषेध का हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा हुआ है बिहार एसआई का। उसके बाद जो है 17 दिसंबर 2023 को जो है पीटी हुआ था 1275 पोस्ट के लिए। ठीक है, 1275 पोस्ट के लिए। तो सभी का जो है हम जो है एक एक करके देख लेंगे। इसमें जो टोटल होने वाला है 31 सेट्स है। ठीक है, एक एक सेट करके और हम क्वेश्चन के जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसके जस्ट नीचे जो है हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ। इससे ये होगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो जो हमको जो है क्लियर हो जाएगा, और आगे अगर उस तरीके का प्रश्न आता है तो हमसे जो है बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले 17 दिसंबर 2023 को जो प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम देखेंगे पूरा 100 प्रश्नों को। ठीक है, उसके बाद जो हम क्या देखेंगे, उसके बाद जो है मेंस हुआ था वो देखेंगे। उसके बाद एक एक करके सभी को जो है हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार दरोगा पुलिस अब निरीक्षक परीक्षा व्याख्या सहित हम देखेंगे, ताकि उससे रिलेटेड प्रश्न जो है हमारा जो है क्या हो क्लियर जो है हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होता है, केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से किनके प्रति जो है उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से यदि बोला जाए तो ये जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। किन के प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी जो है होते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 79 में जो है संसद का उल्लेख है। देखिए संसद का उल्लेख कितना में है? तो 79 में जो है संसद का उल्लेख है। संसद का उल्लेख कितना में है? तो 79 में है। ठीक है, संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर जो है होगा। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। इन राष्ट्रपति को जो सलाह देगा वो अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 74 के तहत जो है राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 की एक की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है करेगा। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से कौन उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय बराबर होता है, तो राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बराबर होता है एनएनपी-एफसी। एनएनपी-एफसी राष्ट्रीय आय बराबर होता है। तो एनएनपी और एफसी जो है होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय की गणना 2 आधारों पर जो है किया जाता है। राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो 2 आधारों पर जो है किया जाता है। साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट एफसी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तथा बाजार लागत जिसको मार्केट प्राइस यानी एमपी कहा जाता है। यानी राष्ट्रीय आय की गणना जो है एनएनपीएफसी के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय बराबर होता है तो एनएनएफसी के बराबर जो है होता है। अगला है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल हो नहीं है। संघ की जो कार्यपालिका होती है उसमें जो है कौन शामिल जो है नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका में शामिल होता है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, महान्यायवादी भी शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं संघ की कार्यपालिका में शामिल जो है ये नहीं होते हैं। देखिए संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होता है क्या होता है? वो जो है शामिल होता है। साथ ही भारत के महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका में शामिल होता है। यह संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। संसद की दोनों सदनों में भी ये बैठक में भाग ले सकता है, किंतु इसे मतदान करने
का अधिकार जो है इसको नहीं है, यानी मतदान लेकिन करने का अधिकार इसको क्या है, इसको जो है नहीं है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका का हिस्सा जो है क्या होता है, नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और महान्यायवादी होता है, लेकिन महालेखा परीक्षक जो है नहीं होता है। ये क्लास आपको कैसा लग रहा है आप नीचे में कमेंट ज़रूर करें। इसको हम रेगुलर रखें इसके लिए भी आप कमेंट करें, और यदि आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं कि राज्य विधान सभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, और राज्य विधानसभा की जो अधिकतम संख्या निर्धारित है, देखिए विधान सभा की अधिकतम संख्या बोल रहा है 240 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा और 300 ये भी नहीं होगा, यानी 500 जो है होगा 500। विधानसभा की अधिकतम संख्या कितना होगा, तो ये जो हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है। देखिए न्यूनतम विधान सभा में अगर न्यूनतम बोल दे आपको तो 60 होगा। अधिकतम संख्या अगर निर्धारित कही जाए तो अधिकतम कितना हो जाएगा, 500 जो है अधिकतम हो जाएगा। कितना, 500 जो है अधिकतम जो है हो जाएगा। अब देखिए गोवा में कितना है, तो गोवा में 40 विधानसभा सीट है। ठीक है, मिज़ोरम में 40 है, सिक्किम में कितना है 32 है, यानी सिक्किम में 40 है, मिज़ोरम में 40 है और गोवा में कितना है, ये जो है 40। इसके अपवाद है ये सब। ठीक है, यानी सिक्किम, गोवा, मिज़ोरम ये सब क्या है, ये सब अपवाद है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप जो है ई सार्स मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है, ई सार्स मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया। तो देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है ई सार्स मोबाइल ऐप जो है ये क्या किया है, ये जो है लॉन्च किया है। कौन, ई सार्स मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ई सार्स ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। चलिए इसका व्याख्या हम देखते हैं। देखिए ई सार्स मोबाइल ऐप दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण, देखिए ये जो है करंट अफेयर्स का भाग है। ठीक है, ई सार्स ग्रामीण जीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह से संबंधित महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यानी ये कौन था, तो ये जो है करंट अफेयर्स का जो है ये है भाग था। ठीक है, आप मतलब करंट अफेयर्स से ये आपको देखना है कि जो इस तरीके के मोबाइल ऐप पोर्टल ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ऐप पोर्टल से ये टॉपिक है करंट अफेयर्स का। देखिए कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। यानी कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो ये जो है कैप्टन शिवा चौहान जो है हो जाएगा। ये भी जो है क्या है, करंट अफेयर्स का ही भाग है। ठीक है, नियुक्ति से रिलेटेड ये जो है टॉपिक हो जाएगा, नियुक्तियाँ। कुमार सिया चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान बनी है। ध्यातव्य है कि भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली फाइटर जो है पायलट है। ये जो है करंट अफेयर्स का भाग है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि y के 20% का 20% 20 है। अब देखिए y है तो y का 20% कितना, 1/5 हो जाएगा। फिर इसका 20% कितना, 1/5 हो जाएगा, और बराबर कितना है, तो 20 है तो 25 हो जाएगा। इधर जब करेंगे यानी y बटा कितना 25 और बराबर 20, जब इसको गुना करेंगे तो 50 यानी 500 हो जाएगा। कितना, तो 500। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अब देखिए 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 5वां भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है किया गया था, तो ये जो किया गया था कहाँ में, कुआलालंपुर में किया गया था। कहाँ में, तो कुआलालंपुर में। देखिए पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ में, कुआलालंपुर में। देखिए ये जो है करंट अफेयर्स का टॉपिक है, आप लिखते जाइए पेपर कॉपी में। ठीक है, टॉपिक नाम किन किन टॉपिक से आया है करंट अफेयर्स। ठीक है, कुआलालंपुर आसियान एवं मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है इसका। बिहार में प्रचलित कीमतों पर जो है 2011 से 12 जो है और 19 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि कितनी है, ये जो है 15.6% जो है इसका जो है हो जाएगा। आधार वर्ष की बात करें 2011 से 12 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में चालू प्रचलित कीमतों पर बिहार के विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में समृद्धि दर जो कितना हुआ है, तो 15.6% जो है हुआ है। कौसाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है। कौसाम्बी जो है
कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी है। कौशाम्बी कहाँ की राजधानी है? तो वत्स की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो कौशाम्बी। अब देखिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए वत्स की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। काशी की राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी। काशी की राजधानी है वाराणसी। काशी की राजधानी है वाराणसी। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी है, देखिए कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। चेदी की जो राजधानी है वो है शक्तिमती। मगध की राजधानी है राजगिरी। मगध की राजधानी कहाँ में है? तो राजगृह जो है मगध की राजधानी हो जाएगा। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कहाँ है? तो कुशीनगर है। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। देखिए हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो है किस खेल से है? यानी खेल से रिलेटेड ये है, तो ये जो है निशानेबाज से है। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है? तो निशानेबाज से। प्रश्नकाल के दौरान, यानी उस समय प्रश्न जब पूछा गया था, प्रश्नकाल के दौरान पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो है निशानेबाज से था। किससे था? निशानेबाज से था। अब देखिए हाल ही में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इन्होंने ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल किया है। ठीक है, किस समूह में सही अर्थ का प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? सही अर्थ प्रकट करने वाला जो शब्द है वो जो है कौन हो जाएगा? सरबान यानी सरतालाब। देव देवता यानी देव भाग्य। ठीक है, अनल हवा यानी अनिल अग्नि, यानी जो सही हो जाएगा कौन हो जाएगा? डी नंबर होगा। सरबान का मतलब होता है सरतालाब। ठीक है, सरबान सरतालाब शब्द युग्म सही अर्थ प्रकट करने वाला, अतः विकल्प डी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो है हो जाएगा। देखिए रूस जो है किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? रूस जो अलग हुआ था किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ था? अलग जो हुआ था। तो देखिए ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा जो है रूस जो क्या हुआ था? ये जो है अलग हुआ था। ब्रेस्ट प्रथम विश्व युद्ध की संधि से रूस अलग हुआ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के सर्बिया पर आक्रमण के साथ जो है शुरू हुआ था। यह युद्ध मित्र राष्ट्रों एवं धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ था। यानी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच जो है हुआ था। मित्र राष्ट्र में जो शामिल था वो था जापान था। जापान शामिल था, इंग्लैंड था, अमेरिका था, रूस था। और धुरी राष्ट्रों में की अगर हम बात करें, देखिए मित्र राष्ट्र में कौन था? जापान था, इंग्लैंड था, ठीक है, अमेरिका था और क्या था? और रूस था। ठीक है, और रूस था। और धुरी राष्ट्रों की अगर हम बात करें, धुरी राष्ट्रों में जो था जर्मनी था। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, हंगरी आदि देश भी और भी जो है शामिल है। जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जो है शामिल था। लेकिन मित्र राष्ट्र में कौन था? तो इसको आप कोई अच्छा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, GR। ठीक है, GR ऐसे आप याद कर सकते हैं। GR मित्र राष्ट्र में कौन था? तो GR था। GR यानी कौन? जे फॉर जापान, ई से इंग्लैंड, ए से अमेरिका और U से रसिया। GR। और इसमें क्या था? गाह मतलब क्या? यानी इधर हो गया जर्मनी हो गया, ए मतलब क्या? ऑस्ट्रिया और H फॉर हंगरी। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ था? अलग जो है हो गया था। देखिए विस्थापन की दूरी के साथ जो है समय का विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा कैसा होता है? तो अनुपात जो है 1 के बराबर या कम होता है। 1 के बराबर या कम होता है। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात जो है हमेशा 1 के बराबर अथवा कम होता है। विस्थापन की दूरी के साथ 1 के या तो बराबर होगा, 1 के बराबर या तो क्या हो जाएगा? या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से क्या होगा? कम होगा। या तो 1 से बराबर या तो 1 से कम जो है हो जाएगा। देखिए द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र जो है क्या होता है? रंध्र जो है खुल जाता है। रंध्र क्या होता है? ये जो है खुल जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है, परिणाम स्वरूप उपस्थित रंध्रों का छिद्र जो है क्या होता है? खुल जाता है। आगे देखते हैं, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है?
देखिए, सरकार द्वारा लगाई गई जो रुकावट होता है, रुकावटों और प्रतिबंध जो होता है उसको हटाना क्या कहलाता है? तो ये जो है उदारीकरण जो है कहलाता है। अर्थव्यवस्था संबंधी गतिविधियों पर रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। भारत में वर्ष 1991 में जो है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया गया था। यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो मॉडल जो है वो कब अपनाया था भारत ने? तो 1991 में जो है भारत ने जो है अपनाया था। ठीक है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला जो है किस राज्य से बनाई जाती है? कांगड़ा, ये जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका, हिमाचल प्रदेश। देखिए, कांगड़ा शैली चित्रकला, कांगड़ा शैली चित्रकला की प्रसिद्ध शैली है जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कांगड़ा, इस शैली का विकास जो है बसहोली चित्रकला शैली के लुप्त होने की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। चित्रकला कि इस शैली का विषय वस्तु श्रृंगार रस है। क्या है? तो श्रृंगार रस है। और दोस्तों, यदि आप इसका बुक जो है यदि आप लेना चाहते हैं, ठीक है, पूरा PDF में 2001 से लेकर और 2025 तक में जो है दरोगा का प्रीवियस ईयर 16 पेपर जो है लेना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये में आप ले सकते हैं। 62,076 और 62,510 पर जो है आप मैसेज कीजिए। ठीक है, PDF आपको जो है इस पर जो है भेज दिया जाएगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, मानव विकास को जो प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं किया जाता है मानव विकास सूचकांक को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नहीं किया जाता है और विश्व बैंक के द्वारा भी नहीं किया जाता। UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जो है क्या किया जाता है? देखिए, मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक का प्रतिपादन जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने वर्ष 1990 में जो है किया था। इस सूचकांक में व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के आधार पर उसके विकास को जो है क्या मापा जो है जाता है। ठीक है, आगे हम देख द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। इस पुस्तक की विषय वस्तु विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन है। इस पुस्तक को प्रकाशित करने में मॉन्टेस्क्यू को 21 वर्ष का समय जो है लगा था। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का राजनीतिक विचारक और दार्शनिक था। यानी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू। भारत सरकार द्वारा जो जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। गठित समिति जो है उसका नाम बताइए। यानी स्वशासन के लिए कहाँ? तो जनजातियों के स्वशासन के लिए जो गठित समिति था वो क्या था? सरकारिया नहीं था, ये केंद्र से रिलेटेड था। LM सिंध भी पंचायत से रिलेटेड था। अशोक मेहता भी पंचायत से था। तो भूरिया समिति, भूरिया जनजातियों के लिए था कौन? तो भूरिया समिति। देखिए, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। सरकारिया समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। अशोक मेहता और LNB समिति का संबंध जो है किससे है? तो पंचायत समिति से है। ठीक है, अगला है कि उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वो जो है क्या होता है? वो जो है क्या होता है? तो वो जो होता है उपभोक्ता, ठीक है, वो जो होता है सूचना का अधिकार जो है होता है। क्या होता है? देखिए, उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत जो है वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाया जाता है वो होता है सूचना का क्या होता है? सूचना का अधिकार जो है होता है। ठीक है, अब देखिए, उपभोक्ताओं के सूचना प्राप्त करने के अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माण उत्पादन के पैकेट पर जो है उत्पाद संबंधी सूचना दर्शाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है जो नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए जो है लाया गया था। ठीक है, अगला है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है तो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा, पक्षमाभी पेशियों जो है अभिनेत्र लेंस की वक्रता
रूपांतरित की जा सकती है। पक्षमावी पेशियों के सिकुड़ने पर अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और यह मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और निकट की वस्तु साफ दिखने लगती है। निकट की वस्तु क्या होता है? ये जो है साफ जो है दिखने लगता है। अगला है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है? ये जो है मनोनीत जो है करता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के 3, संविधान के अनुच्छेद जो है 80 के 3 के अनुसार जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में, संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कला, साहित्य, सहकारिता, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में जो है 12 व्यक्तियों को जो है क्या करता है? ये जो है मनोनीत जो है करता है। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, ये जो है मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो मिजोरम। ठीक है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में राज्यों की साक्षरता घटता क्रम इस प्रकार है। राज्यों की जो साक्षरता जो है घटते क्रम में किस प्रकार है 2011 के जनगणना के अनुसार? देखिए सबसे ज़्यादा जो है केरल है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, तो मिजोरम था। अब देखते हैं, केरल हो जाएगा, मिजोरम, गोवा। अब जो है मिजोरम ये क्या है, कितने नंबर पर है? मिजोरम दूसरे नंबर पर, गोवा जो है तीसरे नंबर पर है। गोवा तीसरे नंबर पर। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित जो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की साक्षरता दर जो है 74.4% लिया जाता है। 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर 74.04%। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एक्स, 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और @ जो है डैश डैशेस करके अनंत पदों का जो है योग जो है आपको ज्ञात करने के लिए जो है कहा गया है। तो देखिए इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसको दिया प्रश्नानुसार यदि हम बात करेंगे तो SX जो निकाला है, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, समीकरण 1 इसको मान लिया है और उसके बाद जो है बाद में जो समीकरण 2 जो है इसको जो है मान लिया गया है। ठीक है, S को जो है ले लिया गया है, फिर 1 × 1 - x और फिर जो है 1 - x इंटू में। ठीक है, इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला हम देखेंगे, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 4 अंक जो है दिया जाता है। देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको कितना अंक दिया जाता है? तो 4 अंक दिया जाते हैं। गलत उत्तर के लिए उनको कितना? 2 अंक जो है काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्नों का उत्तर दिए हो तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों का उत्तर जो है सही जो है दिया। देखिए माना कि विद्यार्थी ने x प्रश्नों को सही किया, कितने? x प्रश्नों को अगर सही किया तो उस प्रश्नों में जो है अगर इसको हम घटाएंगे तो गलत प्रश्न जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना? 75। यहाँ कितना? एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों का उत्तर दिया, तो टोटल प्रश्न यहाँ के अनुसार जो है 75 प्रश्नों का क्या किया था? उत्तर दिया था। तो टोटल 75 है, जब x उसमें से घटाएंगे तो गलत प्रश्न जो है हमको क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। 4 अंक लाया था यानी 4x माइनस जब इसको करेंगे तो ये समीकरण को जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? ये जो है 50 जो है इसका सही उत्तर जो है आ जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति जो होता है उसके महाभियोग की प्रक्रिया में जो है कौन है जो भाग जो है नहीं लेता है? इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में ये तो भाग लेता है। संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा राज्यसभा का जो सदन होता है वो ये जो है भाग लेता है। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित जो सदस्य होता है क्या वो भी भाग लेता है। संसद के किसी भी सदन का निर्वाचित सदन भी भाग लेता है। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है वो जो है भाग नहीं लेता है।
दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, तो ये जो है क्या होता है, ये भी भाग नहीं लेता है, यानी 3 और 4 जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद कितना है, 61 में किया गया है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों भाग लेता है। राज्य विधानसभाओं, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित या मनोनीत जो है इसमें भाग जो है क्या होता है, नहीं लेता है। अकड़ा क्या है, अकड़ा की जो राजधानी है कहाँ है, अकड़ा की राजधानी है, अकड़ा राजधानी है घाना की, यानी घाना की राजधानी कहाँ है, घाना की राजधानी है अकड़ा है, घाना की राजधानी कहाँ है, तो अकड़ा, ठीक है। अब देखिए अकड़ा घाना की राजधानी है। घाना एक अफ्रीकी देश है। घाना कौन सी देश है, तो एक अफ्रीकी देश है घाना, एक अफ्रीकी देश है घाना। देखिए सेनेगल की राजधानी कहाँ है, डाकर, सेनेगल की राजधानी है डाकर, ठीक है, सेनेगल की राजधानी डाकर। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है, ट्यूनिस। युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला। ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। सेनेगल का डाकर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है, तो ऑपरेशन गरुड़ जो है करंट का संयुक्त सैन्य अभ्यास, करंट अफेयर्स का टॉपिक, तो सीबीआई ने जो है चलाया है। किसने, सीबीआई ने चलाया है। प्रश्नकाल के दौरान देश में मादक पदार्थों की तस्करी रोक एवं लोगों को इनके प्रभावों से जागरूक करने के उद्देश्य से जो है सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ जो है चलाया है। मेवाड़, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, मुगल और मेवाड़ की जो संधि हुआ था वो जो है कब हुआ था, तो 1600 कितना में, तो 1615 में हुआ था। 1615 मुगल और मेवाड़ की जो संधि हुआ था वो कब हुआ था, तो 1615 में जो है हुआ था। देखिए 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच जो है मेवाड़ की संधि हुआ था, जहांगीर और अमर सिंह के बीच 1615 में। इस संधि के अनुसार कर्ण सिंह को मुगल दरबार में रहने की शर्त पर 5000 का मनसबदार बनाए जाने की क्या किया गया, ये जो है घोषणा जो है किया गया था। देखिए मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो 34वीं इन्फेंट्री से मंगल पांडे संबंधित थे। 34वीं इन्फेंट्री, मंगल पांडे बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने अपने अधिकारियों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। 34वीं 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। देखो मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है मंगल पांडे को क्या फांसी दिया गया था, ठीक है। यह घटना भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति का आधार माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 19 जो है किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत जो है निलंबित किया जाता है, 58 के तहत जो है निलंबित किया जाता है। यानी अनुच्छेद 19 को जो निलंबित किया जाता है वो अनुच्छेद 358 के तहत जो है किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका स्थिति में जो है क्या है की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 358 में प्रावधान है कि आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित किए जाएंगे, स्वतः जो है निलंबित किए जाएंगे। 358। बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो बैलाडीला जो खान है वो किस लिए, तो लौह अयस्क के लिए जो है बैलाडीला खान जो है लौह अयस्क के लिए क्या है प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला खान कहाँ में है, तो छत्तीसगढ़ में है अवस्थित है। यह खान जो है हेमेटाइट लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इस खान से लौह अयस्क का निर्यात जापान, श्रीलंका, इटली आदि देशों में जो है किया जाता है। अगला एक प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट 75 जो है किससे संबंधित है, ये जो है पनडुब्बी से संबंधित है। किससे, पनडुब्बी से। प्रोजेक्ट 75 का संबंध जो है पनडुब्बी से है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 6 पनडुब्बियों का निर्माण INS कलवाड़ी, INS बगसीर, INS
वेला, INS खंडेरी, INS वागीर और INS करंज का निर्माण किया गया है। इसकी शुरुआत जो है 2007 में की गई थी। कब? 2007 में। ब्रोंज मेटल किसका मिश्रण है? देखिए ब्रोंज जो है कॉपर और टीन के यानी कॉपर Cu और Sn का। ब्रोंज किसका है? तो Cu प्लस Sn का है, कॉपर और किसका? Sn टीन का। देखिए ब्रोंज जो है कांसा मेटल कांसा मेटल कॉपर तांबा तथा टीन Sn का मिश्रण होता है। तांबा एक भौतिक तत्व है। तांबा क्या है? तांबा एक भौतिक तत्व है जिसका परमाणु भार जो है 63.5, परमाणु संख्या 29 होता है, कॉपर का परमाणु संख्या। जबकि टीन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 50 है। इसे जो है कैसिट्रेराइट नामक खनिज से जो है प्राप्त किया जाता है। देखिए एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? और सबसे अधिक सही उत्तर चुने। सबसे अधिक सही उत्तर जो है ABCD में आपको जो है चुनना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, परवलय दर्पण में जो है उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है। एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में क्या होता है? ये जो है हल्का जो है होता है। ठीक है। देखिए एक पारदर्शी में अभिदृश्य लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग लाभकारी है, क्योंकि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता गोलाकार विचलन नहीं होता है। एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में क्या होता है? हल्का होता है। अगला देखिए फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो देखिए फिटकरी जो होता है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो स्कंदन विधि के द्वारा जो है क्या करता है? स्वच्छ करता है, स्कंदन विधि के द्वारा। फिटकरी गंदे जल को स्कंदन प्रक्रिया के माध्यम से क्या करता है? ये जो है स्वच्छ करता है। किसी भी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। इस प्रकार जब गंदे जल में फिटकरी डाली जाती है तो जल की गंदगी अवक्षेपित जो है क्या होता है? हो जाता है। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? कॉपर छीलन को समुद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर जो है क्या मुक्त होता है? तो ये जो है SO2 जो है मुक्त होता है, SO2। कॉपर के छीलन को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है क्या होता है? मुक्त जो है होता है। क्या मुक्त होता है? तो SO2 जो है मुक्त होता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था जिसे 1498 में जो है भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अपनी यात्रा के दौरान वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह जो है पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह ये जो है पहुंचा था। ठीक है। आगे देखते हैं हम। देखिए राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया। राजीव और अभय जो है एक व्यापार में क्या किया? निवेश किया। लाभ को 2:3 विभाजित किया गया। लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया। यदि राजीव ने 40,000 निवेश किए तो अभय के द्वारा निवेश की गई जो राशि है वो जो है कितना जो है हो जाएगा? देखिए यहाँ किसके लाभ हुआ है? तो देखिए किसके द्वारा? यदि राजीव ने इतना निवेश किया तो राजीव का जो निवेश है इसमें कितना है? तो राजीव का निवेश इसमें टोटल कितना है? 2 है। ठीक है। तो 2 यूनिट बराबर अगर हम निकालेंगे तो 40,000 यहाँ है। ठीक है। तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है। 1 का मान अगर 20,000 हुआ तो 3 का मान कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कितना? 60,000। यानी 60,000 ऑप्शन नंबर कितना? सी हो जाएगा सही। देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर V1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया? तो हीरो मोटोकॉर्पो के द्वारा किया गया। V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर हीरो मोटोकॉर्पा ने लॉन्च किया है। इसकी कीमत जो है लगभग 1.45 लाख रुपए है। ठीक है। हाल ही में जो है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को जो है मनाया जाता है।
22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस तथा 22 मार्च को जो है विश्व के जल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। गंगा के मैदान में नव जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? गंगा के मैदान में जो नव जलोढ़ जो मृदा होता है उसको क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा। तो नया क्या होता है? खादर होगा, खादर हो जाएगा। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को जो बाढ़ के कारण तैयार होते हैं तो खादर कहलाता है। गंगा के मैदान में क्षेत्र में बाढ़ के पानी नहीं पहुंचता है, अर्थात पुराने निक्षेपों को क्या कहते हैं? बांगर। पुराने को बांगर बोल देंगे और नवीन जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको खादर बोलेंगे। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार है कौन है? तो हरिसेन है। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार कौन हुए? तो हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हुए। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन है। इसमें समुद्रगुप्त के अभियानों का उपलब्ध के रूप में लिखा गया है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट एक कवि था, किसका था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्ष चरित्र की जो क्या किया था? ये जो है रचना जो है किया था। देखिए निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को क्या करना है? चुनना है। तो इनमें कौन है जो जीवाणु जनित रोग है? तो पहला तो जो टेटनस हो गया, ठीक है, टेटनस तो जीवाणु जनित है, ठीक है। कुष्ठ रोग भी जीवाणु जनित है और टेटनस भी जो है जीवाणु जनित जो है रोग है, जीवाणु जनित जो है रोग है, ठीक है। कौन? तो कुष्ठ रोग हो गया और टेटनस जो है जीवाणु जनित क्या रोग हो गया। हैजा जो है जीवाणु जनित रोग। मस्तिष्क कर्वारोधन ये भी जीवाणु जनित जो है रोग है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर जो हो जाएगा, ए और बी, यानी हैजा और क्या है? टिटनस और कुष्ठ रोग, मस्तिष्क कावरण शोध, ये सब क्या है? जीवाणु जनित जो है रोग है ये सब, ठीक है। कुष्ठ रोग, टिटनस, हैजा, मस्तिष्क कावरण सभी जीवाणु जनित रोग है, जबकि पोलियो, टाइफाइड, निमोनिया तथा रेबीज ये सब विषाणु जनित जो है रोग हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना है? तो देखिए बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर। 94,163 किलोमीटर जो है हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश राज्यों में स्थान जो है 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि में बिहार का जो स्थान है वो कितना है? तो 12वां जो है हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम, देखिए 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तात्कालिक कारण क्या था? आर्थिक सुधारों को मुख्य व तात्कालिक कारण जो था वो क्या था? तो भुगतान संतुलन का संकट। भुगतान संतुलन का क्या हो जाएगा? संकट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए 1991 में जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति जो है अपनाई गई, ठीक है। नीति क्या है? अपनाई गई। इस नीति को बड़े आर्थिक सुधार के रूप में जो जाना जाता है। आर्थिक सुधार को अपनाने का मुख्य व तात्कालिक कारण भुगतान संतुलन का संकट था। भुगतान संतुलन का क्या था? तो भुगतान संतुलन का जो था ये जो है संकट था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं कि बलवंत राय जो है मेहता समिति का संबंध जो है किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो जो है पंचायती राज से है। किससे है? तो ये जो है पंचायती राज से है, पंचायती राज से है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध। देखिए बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज से है। इस समिति का गठन 1957 में जो है किया गया था। इस समिति ने जो है देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल लागू करने का सिफारिश की, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। कब आया था? तो 1957 में आया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल किसने? तो बलवंत राय मेहता ने। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलता है? कोसी नदी जो है बिहार के किस शहर में आकर गंगा नदी से मिलता है? तो कुरुसेला में जो है मिलता है। कहाँ में? तो कुरुसेला में, कुर्सेला, ठीक है। कुर्सेला में जो है गंगा नदी जो है मिलता है बिहार में आकर। कोसी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ में है?
उद्गम स्थल की बात करें तो कोसी नदी की जो उद्गम है, उद्गम यानी जहाँ से निकलता है वो कहाँ, तो तिब्बत है। यहाँ से निकलकर नेपाल होते हुए, यह नदी भारत में प्रवेश करती है। नेपाल होते हुए यह नदी भारत में प्रवेश करती है। कोसी नदी बिहार में प्रवेश करने के बाद बिहार में प्रवेश करने के बाद कोसी नदी जो है बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बाढ़ की बारंबारता के कारण कोसी नदी को जो है बिहार का शोक जो है कहा जाता है। बिहार का क्या, तो शोक कहा जाता है। देखिए पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है, पश्चिमी घाट में जो प्रचलित जो कुद्रेमुख है वो जो है क्या हो जाएगा, तो पर्वत चोटी जो है हो जाएगा। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है, तो ये पर्वत चोटी हो जाएगा। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख पर्वत चोटी है जो कर्नाटक में अवस्थित है। जो कहाँ अवस्थित है, तो कर्नाटक में जो है अवस्थित है। कहाँ में, तो कर्नाटक में अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, ऊंची चोटी जो है, देखिए अनाईमुडी जो है सबसे ऊपर है, यानी फर्स्ट नंबर पर ए आता है तो सबसे ऊंचा, तो अनाईमुडी। और दूसरा डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ है। कैबुल लामजाओ है। देखिए भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ है। यह पार्क मणिपुर में लोकटक झील पर अवस्थित है। यह पार्क जो है मणिपुर में जो है लोकटक झील पर क्या है, लोकटक झील पर जो है अवस्थित है। यह पार्क मणिपुर के नृत्य करने वाले संगाई हिरन का अंतिम प्राकृतिक आवास है। क्या है, अंतिम प्राकृतिक क्या है, आवास जो है। तो आगे देखते हैं हम, निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है, यानी आरबीआई जो है विनियमन नहीं करता है किस संस्था को, तो देखिए आवास वित्त बैंक को जो है, आवास और वित्त बैंक को जो है आरबीआई विनियमन करता है। ठीक है, उपकरण और निवेश संबंधी, उपकरण और निवेश इसको जो है नहीं करता है। किसको करता है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो होती है उसको भी करती है। ठीक है, तो इसको नहीं करती है। उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह भारत में बैंक व्यवस्था का विनियमन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। कौन, तो आरबीआई। आवास एवं वित्त बैंकों को तथा गैर बैंकीय बैंक कंपनियों को विनियमन आरबीआई जो है करता है, आवास एवं वित्त बैंक। जबकि आरबीआई उपकरण जो है एवं निवेश संबंधी संस्था का विनियमन जो है क्या करता है, ये जो है नहीं करता है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन होगा, तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। कौन, तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। यूपी का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। यूपी का स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या 12वां स्थान है। यूपी का स्थान जो है, उसके बाद यूपी का स्थान है, मतलब बिहार का 12वां स्थान है। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद यूपी हो जाएगा, उसके बाद जो है 12वें स्थान पर क्या है, अपना बिहार हो जाएगा 12वें स्थान पर। ठीक है, अगला देखते हैं हम, निम्न संतों का कालक्रमानुसार जो है इसको क्या करना है, इसको जो है सजाना है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए रामानुजाचार्य पहले आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की जो है कार्यकाल जो था कितना से कितना था, तो 1017 से जो है 1100 कितना, तो 37 तक। 1017 से 1137 हो जाएगा। नामदेव की बात करें तो 1270 से 1350 हो जाएगा। 1270 से 1350। चैतन्य महाप्रभु 486
486 से 1534 हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास का 1532 से 1623 हो जाएगा। यानी कौन हो जाएगा, नाम से हम देखते हैं तो सबसे पहले जो क्रम के अनुसार जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो रामानुजाचार्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नामदेव हो जाएगा, उसके बाद चैतन्य हो जाएगा, उसके बाद तुलसीदास जो है हो जाएगा। ठीक है, रामानुजाचार्य होगा, नामदेव हो जाएगा और चैतन्य हो जाएगा और तुलसीदास जो है इसका जो है हो जाएगा। स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया है? देखिए स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो स्वावलंबन 2.0 जो लॉन्च किया है नौसेना ने जो है, नौसेना के द्वारा जो है लॉन्च जो है किया गया है। स्वावलंबन 2.0 नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो नौसेना के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। स्वावलंबन 2.0 को 4 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय नौसेना में तकनीकी क्षमताओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है शुरू किया गया था। ठीक है, करंट अफेयर्स है ये। प्लेइंग इट माय वे किसकी रचना है? तो प्लेइंग इट माय वे जो है, प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की रचना है। सचिन तेंदुलकर की रचना है प्लेइंग इट माय वे। प्लेइंग इट माय वे भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, जिसके लेखक सचिन तेंदुलकर तथा बोरिया मजूमदार है। जिसके लेखक सचिन तेंदुलकर एवं बोरिया मजूमदार जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इट आई इट ए बनाना एवरीडे, आई इट ए बनाना एवरीडे सेंटेंस इनटू जब पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ए बनाना इज ईटेन बाय मी एवरीडे। ए बनाना, तो देखिए ए बनाना हो जाएगा, ए बनाना ये जो है पहले आ गया, ए बनाना। ठीक है, तो ए बनाना इज, ठीक है, ईटेन बाय मी, आई को मी कर दिया गया तो एवरीडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आई जो है इट ए बनाना एवरीडे, इसका पैसिव वॉइस जो है निम्नलिखित होगा। तो क्या होगा, तो ए बनाना इज ईटेन बाय क्या, मी एवरीडे। वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट ए बनाना, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो है इसका जो है लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट और ये जो हो जाएगा अदर वर्ड्स, यानी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज MR V3 सब्जेक्ट अदर वर्ड्स जो है हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन हो जाएगा? सबसे कम जो विद्युत ऋणात्मकता जो होगा वो किसका हो जाएगा इन सबों में? ठीक है, तो CS का जो है हो जाएगा, यानी CGM का। देखिए किस में सबसे कम, तो लिथियम की तुलना में। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन की और सोडियम N है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, क्योंकि यह आवर्त सारणी के सबसे नीचे और बाएं ओर स्थित क्षारीय तत्व है। आवर्त सारणी के कहाँ, आवर्त सारणी के नीचे और जो है बाएं ओर जो है स्थित है। आवर्त सारणी के किधर, बाएं ओर जो है स्थित है। विद्युत ऋणात्मकता वह माप है जिससे कोई तत्व रासायनिक बंध में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर खींचेगा तो ये ऋणात्मकता वाला हो जाएगा। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की जो संधि है वो किसके बीच जो है हुआ था? तो अलीनगर की जो संधि है वो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच जो है अलीनगर की जो संधि हुआ था, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच जो है अलीनगर की संधि हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। 1757 में हुई थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत करना तथा
खास करके प्लासी के युद्ध के बाद इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और इसे सत्ता से क्या कर दिया था, ये जो है बाहर कर दिया था। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर है। एक समान की जो वृत्तीय गति होती है उसमें कौन सी राशि होती है जो स्थिर होती है, तो चाल जो है स्थिर होती है, चाल राशि स्थिर होती है। एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है चाल यानी स्पीड स्थिर रहती है, क्योंकि वृत्तीय गति में जो है वस्तु की गति का मान समय के साथ बदलता नहीं है, हालांकि दिशा बदलती रहती है, लेकिन अन्य राशियाँ जैसे वेग, दिशा बदलती रहती है लेकिन अन्य राशियाँ जैसे वेग, संवेग, त्वरण के समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि दिशा बदलती रहती है। दिशा जब बदलेगा तो वेग बदलेगा, संवेग बदलेगा, त्वरण के साथ समय बदलता रहता है, लेकिन ये जो है नहीं बदलेगा। अगला हम देखते हैं, देखिए निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार जो है इसको क्या करना है, सजाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, ठीक है, तो पहले ये आएगा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नहीं स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार अधिनियम, ठीक है, विदेश मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों का रोकथाम अधिनियम, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, तो पहले जो है 2 नंबर होगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या कालक्रम अनुसार सजाएंगे, पहले के 2 को आंतरिक सुरक्षा, उसके बाद विदेशी मुद्रा के संरक्षण वाला, उसके बाद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, और उसके बाद जो है स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार नियम, ठीक है। अब इसको देखते हैं, उपयुक्त निवारक निरोध अधिनियम को उनके काल क्रमानुसार को व्यवस्थित किया जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1900 कितना में, तो 71 में। विदेश मुद्रा के संरक्षण और तस्करी को रोकथाम के लिए फेरा लाया गया था 1973 में, 1973 में लाया गया था, 1973 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण 1985 में। निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है, द्रव्य को अलग करने की क्या है, एक विधि है, तो पृथककारी कीप के प्रयोग से, पृथककारी कीप के प्रयोग से हो जाएगा। देखिए पृथककारी कीप का उपयोग जो है अमिश्रणीय आपस में ना मिलने वाला होता है, ठीक है, द्रव्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। यह विधि तब उपयोगी होती है जब द्रव्यों के घनत्व अलग अलग होते हैं और वे आपस में नहीं घुलते, जैसे तेल और पानी। इस विधि में द्रव्यों के कीप में डालकर उन्हें अलग अलग परतों में व्यवस्थित होने दिया जाता है, फिर निचले द्रव्यों को सावधानीपूर्वक निकाल दिया जाता है, ठीक है। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी है, प्राचीन मगध, तो इसका जो है राजगीर हो जाएगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ हो, तो मगध हो जाएगा, इसका राजगीर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर थी, जिसे पुराणों में गिरिब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो गिरिब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, ठीक है। यह राजधानी हर्यक वंश के शासक विशेषकर बिंबिसार के समय महत्वपूर्ण थी। बाद में मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ, बाद में मगध राज्य की राजधानी बाद में पाटलिपुत्र हस्तांतरित हो गई, जो मौर्य वंश के समय एक महत्वपूर्ण शहर जो है बन गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीयक समंकों के स्रोत हैं, कौन निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समंकों के स्रोत है, द्वितीयक समंकों के क्या है स्रोत जो है, तो देखिए इसको जो है क्रम से जो है सजाना है। तो सरकारी रिपोर्ट जो है क्या है, द्वितीयक समंकों के स्रोत है। समाचार पत्र भी हो जाएगा, पुस्तकें भी, और वेबसाइट भी जो है हो जाएगा। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। द्वितीयक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो किसी मूल यानी प्राथमिक जानकारी का विश्लेषण, व्याख्या, सारांश प्रस्तुत करता है। जैसे
सरकारी रिपोर्ट जो है व्याख्या और सारांश प्रस्तुत कर रहा है, तो ये द्वितीयक सारांश हो गया। समाचार पत्र भी जो है व्याख्या और प्राथमिक व्याख्या जो है कर रहा है। पुस्तकें भी हो गया और वेबसाइट भी हो गया। इस प्रकार सभी विकल्प द्वितीयक असमांकों के अंतर्गत क्या आता है। इनमें से कौन जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित जो रोग हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो कालाजार जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। कालाजार क्या है, तो प्रोटोजोआ जनित जो है रोग हो जाएगा। कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। उपयुक्त विकल्पों में से कालाजार प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव से होने वाला रोग है। इसे लिस्मेनियस रोग भी कहा जाता है, कालाजार को। तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है, तो हैजा जो है प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। हैजा नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है, और इन्फ्लुएंजा भी नहीं है। इसको जो है याद रखना है, ठीक है। हैजा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा नहीं है। कालाजार जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला है। देखिए इन्फ्लुएंजा किससे होने वाला, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा होता है वायरस के कारण, इन्फ्लुएंजा होता है वायरस से, तथा हैजा, टाइफाइड जो होता है ये बैक्टीरिया से होने वाला, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला है, ठीक है। हैजा और टाइफाइड। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है। गंगा का जो निचला मैदान है किसके लिए, तो ये जूट के लिए जो है आदर्श परिस्थिति प्रदान जो है करती है गंगा का निचला मैदान। गंगा के निचले मैदान जो है जूट फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि आर्द्र जलवायु और उच्च तापमान, चिकनी मिट्टी जो पानी को रोकता है, और भरपूर जो है बारिश होता है। यानी गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति की है, तो जूट के लिए। तिलहन के लिए है गंगा के निचले मैदान नहीं, तंबाकू के लिए भी नहीं है, गेहूं के लिए भी नहीं है, तो जूट के लिए है। देखो मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा जो है इसका सही हो जाएगा। देखो मोटो जीपी भारत रेस 2023 उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में आयोजित की गई थी। यह रेस 22 से 24 सितंबर 2023 के बीच जो है क्या हुआ था। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। वायु में क्या होता है, वायु में जो है ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, केवल अनुदैर्ध्य वायु ध्वनि तरंगे विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए वायु में ध्वनि तरंगे केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में जो है विचरण करती है, ठीक है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। देखिए ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, क्योंकि जिस माध्यम से ध्वनि का संचार होता है, जिस माध्यम में जो है ध्वनि का क्या होता है, संचार होता है, इसके कण ध्वनि तरंग की चलने की दिशा के समांतर जो है क्या करती है, ये जो है कंपन जो है करती है। क्या करती है, कंपन करती है। अगला देखते हैं कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल कर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रही है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाने जा रही है, तो माया। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर माया ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है, ठीक है। वर्ष 2011 में जो है भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम रहा था, तो दमन और दीव का जो है क्या था, न्यूनतम जो है रहा था, दमन और दीव का। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश के लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम जो है रहा है दमन और दीव का। त्रिज्या a, ऊंचाई b वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रीय सतह का क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा। तो देखिए वक्रीय सतह का जो क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। तो 2πr के जगह पर a और h के जगह पर क्या हो जाएगा, b जो है हो जाएगा 2πab। 2πab जो है इसका हो जाएगा। बहुत ठंडे मौसम में
में Sn निम्न में से किस कारण से जो है पाउडर में बदल जाता है? तो पाउडर में जो है बदल जाता है बहुत ठंडे मौसम में Sn यानी टीन किस कारण जो है पाउडर में बदल जाता है? सफ़ेद टीन यानी सफ़ेद Sn के स्लेटी Sn में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय है, क्या है? अक्रिस्टलीय हो जाएगा। बहुत ठंडे मौसम में टीन यानी Sn सफ़ेद टीन बीटा रूप में स्लेटी टीन अल्फा रूप में बदलने की कारण घटित होकर पाउडर में बदल जाता है, जिसे टीन पेस्ट के रूप में क्या होता है? जाना जाता है। अगला है कि नॉर्वे शतरंज ब्रिटिश टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नसन कार्लसन को हराया? मैग्नसन कार्लसन को क्या हराया था? तो डी गुकेश हो जाएगा इसका, डी गुकेश। प्रश्नकाल के दौरान नॉर्वे शतरंज ब्रिटिश टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने मैग्नसन कार्लसन को क्या करा था? हराया था। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा के मध्य संबंध क्या हो जाएगा? तो धनात्मक जो है हो जाएगा, धनात्मक। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत उसकी पूर्ति के मध्य धनात्मक संबंध होता है। इसके अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ती, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है। किसी वस्तु की कीमत में गिरावट उसकी आपूर्ति की मात्रा में गिरावट। आगे देखते हैं हम, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगने को क्या कहते हैं? तो क्रमवार जो विभिन्न फसलों को जो उगता है उसको फसल चक्र जो है कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फसल चक्र उसको बोला जाता है। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने फसल चक्र कहते हैं। इस विधि में एक ही भूमि में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाई जाती है। यह फसल चक्र प्रणाली कृषि संरक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि यह मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार करती है। रुपया मुद्रा कहाँ का है? तो रुपया जो है, रुपया मुद्रा है बांग्लादेश का, रुपया। ठीक है, रुपया मुद्रा कहाँ का है? रुपया मुद्रा जो है कहाँ का है? तो ये जो है बांग्लादेश का। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। बांग्लादेश का क्या है? टका है। भूटान का क्या है? नगुल ट्रम है। भूटान का क्या है? तो नगुल ट्रम है। भारत का रुपया है, बांग्लादेश का टाका है, भूटान का नगुल ट्रम है, तो इंडोनेशिया। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो कच्चा जो माल होता है वो सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। कच्चा माल जो होता है वो कार्यशील पूंजी यानी कार्य प्रगति पर हो तो, ठीक है, कच्चा माल कार्यशील पूंजी में शामिल किया जाता है। कच्चा माल किसी वस्तु या उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला मूल द्रव्यों को कहते हैं। कच्चा माल प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यवसायिक जो बैंक होता है उसका मुख्य कार्य जो क्या होता है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यवसायिक जो बैंक होता है उसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? तो वो जमा स्वीकार करना और ऋण देना जो है व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जो है होता है। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि वे देश की आर्थिक स्थिति को आकार देने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में बैंकों के 4 प्रकारों की वर्गीकृत किया जाता है। भारत में बैंकों को 4 प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, बैंक के बारे में हम देख रहे थे कि प्रकारों में बैंक का, भारत में बैंकों का कितना प्रकार है? तो 4 प्रकार है। केंद्रीय अधिकोष हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय अधिकोष, वाणिज्यिक बैंक हो गया, विशिष्ट बैंक हो गया और सहकारी बैंक हो गया। यानी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, विशिष्ट बैंक और केंद्र अधिकोष हो गया। हालांकि फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली की गठन की घोषणा की है? फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की जो है घोषणा की है? तो ये जो है मिराबियो और ओबीसीए ने, मिराबियो और ओबीसीए ने जो है नेशनल असेंबली की जो है गठन की घोषणा की। फ्रांस के मिराबियो और ओबीसीए नेताओं ने नेशनल असेंबली की गठन की घोषणा की। मिराबियो, जिन्हें राष्ट्रीय सभा में सबसे महान शख्सियत में से एक के रूप में जाना जाता है, एक संवैधानिक राजतंत्र की वकालत की थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में जो है शुरू हुआ था। बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए क्या है? बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा?
तो एक शब्द जो हो जाएगा तुनीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुनीर जो है हो जाएगा। बानों को रखने का एक साधन क्या हो जाएगा? तुनीर। बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक तुनीर हो जाएगा। ठीक है। वह धन जो किसानों को खेती के लिए सरकार की ओर उधार दिया जाता है, तकावी। तैरने का इच्छुक तिरतीसु, तैरने का जो इच्छुक होता है उसके तितीसु जो है हो जाएगा तितीसु। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसको कातर कहते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसको कातर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी ही सेड टू मी माई कज़न हैज़ ड्रॉइन दिस पिक्चर जो है क्या होगा? तो देखिए, ही टोल्ड मी दैट इज अ कज़न हैड ड्रॉइन दैट पिक्चर, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ही सेड टू मी माई कज़न हैड ड्रॉइन दिस पिक्चर, इनडायरेक्ट स्पीच जो है निम्नलिखित जो है इसका हो जाएगा। यानी ही टोल्ड मी दैट हिज कज़न हैड ड्रॉइन दिट पिक्चर, दैट पिक्चर हो जाएगा। हालांकि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में किससे संबंधित है? तो भूपेन हजारिका जो है ये जो है कला क्षेत्र से ये जो है संबंधित है। भूपेन हजारिका कला क्षेत्र से संबंधित है। भूपेन हजारिका किससे संबंधित है? तो कला। भूपेन हजारिका जो है कला क्षेत्र से संबंधित है। भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से? तो कला क्षेत्र से ये जो है संबंधित है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका कला से संबंधित है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका कला से संबंधित है। भूपेन हजारिका एक भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि, अभिनेता, कलाकार, संपादक थे। इन्हें वर्ष 2019 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भूपेन हजारिका क्या है? तो एक कला है। निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा है। क्या है? अनपचयी शर्करा। तो सुक्रोज जो है हो जाएगा। क्या? तो सुक्रोज जो है अनपची शर्करा जो है हो जाएगा। अनपची शर्करा ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें अन्य यौगिकों से दुर्बल नहीं किया जा सकता। अनपची शर्करा ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें अन्य यौगिकों से दुर्बल नहीं किया जा सकता है। सुक्रोज अनपचयी शर्करा है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज अपचयी शर्करा अन्य यौगिकों को दुर्बल कर सकती है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री के देखिए, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 167 में है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति अनुच्छेद 167 में 167 में है। ठीक है। 169 में नहीं, 168, 162 में नहीं। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्षों की नियुक्ति मुख्यमंत्री राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद के मध्य के रूप में करता है। मुख्यमंत्री हो गया राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है करता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167 के तहत प्रशासन और कानून से संबंधित मंत्रिपरिषद द्वारा लाए गए सभी निर्णयों को राज्य को अवगत जो है कराया जाए। अनुच्छेद 164 के 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है किया जाएगा। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये जो किया जाता है वसा के द्वारा, लसिका के द्वारा। ठीक है, लसिका के द्वारा जो है किया जाएगा। देखिए, भोजन का पाचन हमारे मुंह से प्रारंभ होता है। भोजन का जो पाचन होता है हमारे मुख से या प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत में पहुंचकर लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा को पचा दिया जाता है। लसिका द्वारा प्रोटीन वसा का परिवहन जो है किया जाता है। लसिका रक्त ऊतकों अतिरिक्त जल को भी रक्त में सम्मिलित करता है। रुधिर का काम शरीर के ऊतकों को पोषण तत्व एवं ऑक्सीजन पहुंचाता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, शर्करा, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज आदि के पीले रंग को द्रव जो है करता है। इमरजेंसी यानी आपातकाल हार्मोन कहा जाता है। इमरजेंसी यानी आपातकाल हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रीनेलिन को कहते हैं। एड्रीनेलिन को इमरजेंसी यानी आपातकाल हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रीनेलिन को जो है आपातकाल हार्मोन जो है कहा जाता है। इमरजेंसी यानी आपातकाल हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रीनेलिन को जो है कहा जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन मुख्य रूप से तब स्रावित होता है जब व्यक्ति अधिक डरा हुआ या अधिक खुशी में होता है।
इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? तो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है, ठीक है। इस हार्मोन्स की वजह से मानव शरीर में तुरंत प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाता है और जिस कारण इस हार्मोन्स को आपातकाल हार्मोन्स जो है कहा जाता है। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में लाया गया था। अंत्योदय अन्न योजना कब लाया गया था? तो 2000 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी। अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार द्वारा सन 2000 में तत्कालीन केंद्रीय खाद्य मंत्री एन श्री विष्णु द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा गरीब जनता एवं भूखे से प्रभावित लोगों को कम दर में दैनिक जरूरत के अनाज प्रदान करना। इस योजना को सर्वप्रथम राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत हटाया गया? भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 को? तो भाग 7 को जो है हटाया गया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया था? तो भाग 7 को जो है हटाया गया था। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के 7वें संविधान संशोधन में भाग 7 को हटाया गया था। यह भाग बी राज्यों से जुड़ा हुआ था। संविधान के 7वें संशोधन के अंतर्गत जो चीज़ें थी उसको हम देखते हैं। राज्य पुनर्गठन सिफारिश को लागू किया गया। इसके तहत जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो है प्रभावित हुआ। इस संशोधन के अंतर्गत राज्यों को 4 भागों में बांटने का सिस्टम जो है ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद राज्यों को 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बांटा गया था। इस संशोधन में राज्यों के लिए अलग अलग हाईकोर्ट की व्यवस्था जो है किया गया था। संशोधन के जरिए 2 या 2 से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक हाईकोर्ट की अनुमति मिली। एक हाईकोर्ट की क्या मिला था? अनुमति जो है मिला था। अगला देखते हैं प्रक्षेप, जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है, डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है सही होमोलोग्राफियो या द्विगंशीय कहलाता है, ठीक है, द्विगंशीय। किसी गोलीय निर्देशांक प्रणाली में एक विशेष कोण के माप का नाम द्विगंशीय होता है। उदाहरण, इसमें आपको उत्तरी ध्रुव से मानक दिशा काल्पनिक रेखा होता है। देखने वाले के चारों ओर का क्षितिज एक समतल होता है जिसमें यह एक मानक दिशा भी विद्यमान होता है। दर्शक के तारे से जोड़ने वाला एक रेखा को लंब होता है। इसके मध्य एक मानक दिशा एवं कोण को ही द्विगंशीय रेखा कहते हैं। इसका प्रयोग नौका वहन, खगोलीय शास्त्र और प्रेक्षापात्र जो है होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो पूर्णिया जो है नहीं है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल है। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर बिहार के उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का अंतर्गत आते हैं, जबकि पूर्णिया जो है जिला बिहार के पूर्वी दिशा में है। दोमट मिट्टी फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक होता है। दोमट मिट्टी जो है फसलों के लिए अत्यंत उर्वर होता है। इस मिट्टी में 40%, 20% और चिकनी मिट्टी तथा शेष 40% बालू होता है। दोमट मिट्टी में पोषक पदार्थ एवं नमी की अधिकता जो है होती है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? भारत से जो है तिब्बत जा सकते हैं। तो ये जो है भारत नेपाल हो गया, ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। भारत और नेपाल जो है जा सकते हैं। तो ये जो है डी नंबर जो है हो जाएगा। कौन? तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत म्यांमार सीमा हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी भारत उत्तर दिशा में तिब्बत चीन, भारत के उत्तर दिशा में जो है तिब्बत चीन, नेपाल एवं भूटान देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जबकि म्यांमार जो है भारत के पूर्व दिशा में अवस्थित है। अतः हम म्यांमार को पार किए बिना तिब्बत जा सकते हैं। म्यांमार को पार किए बिना जो है तिब्बत हम जा सकते हैं। भारत म्यांमार सीमा की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1643 किलोमीटर लंबी है। भारत चीन सीमा की लंबाई जो है 3488 किलोमीटर लगभग है, जिसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। वही भारत एवं भूटान की सीमा की बात करें तो 699 किलोमीटर लंबी है, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम को जो है क्या करता है? ये जो है जोड़ता है। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC
बराबर 0 इतना है, तो गुणक मान जो है इसका क्या हो जाएगा, तो गुणक मान इसका क्या हो जाएगा, 5 जो है हो जाएगा। देखिए गुणक का परिमाण सीधे सीमांत उपभोग प्रकृति MPC से संबंधित है, यह दिया गया है। तो देखिए MPC का जो मान है 0 पॉइंट कितना है, 0 पॉइंट जो है 8 है, यानी सीमांत उपभोग प्रकृति का जो मान है वो कितना, 0 पॉइंट कितना है, 8 है। तो गुणक का मान जो है कितना हो जाएगा, देखिए गुणक बराबर जो होता है क्या होता है, गुणक बराबर होता है, गुणक यानी m बराबर 1/1 माइनस MPC। तो m बराबर हो जाएगा 1 बटा कितना, MPC, तो 1 माइनस 0 पॉइंट कितना, 0.8 हो जाएगा। तो m बराबर अगर हम करेंगे 1/1 माइनस 0 पॉइंट कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट जब इधर हम करेंगे तो कितना बच जाएगा, 0 पॉइंट जो है कितना, 8 जो है बच जाएगा। 0.1 बटा 0 पॉइंट कितना, 0.8, यानी कितना आ जाएगा, इसका टोटल जो है कितना आ जाएगा, देखिए यानी 0.2 m बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 m बराबर 1, तो यहाँ कितना, इतना, यानी 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कौन हो जाएगा, ये जो है जामनगर जो है इसका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो जामनगर। तेजी से घटते समुद्री संसाधन के बेहतर एवं प्रभावी प्रबंधन पर्यावरण वन मंत्रालय ने गुजरात परितंत्र के साथ मिलकर जामनगर में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र स्थापित किया है। जामनगर एक बंदरगाह कस्बा है, जामनगर एक बंदरगाह कस्बा है। ठीक है, देखिए 1,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक वर्ष की दर से जो है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष का अंतर है। देखिए अंतर जो है कितने वर्ष का अंतर है, देखिए मूलधन यानी P होता है, यानी प्रिंसिपल कितना है, 1,000 दिया है, ब्याज यानी रेट है 10%, समय यानी T है कितना, 4% है। 4 वर्ष की 10% की दर पर समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना, तो 46 कितना 1%, 46.41%। 4 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज होगा कितना, 40%। जब दोनों का अंतर अगर निकालेंगे दर का, तो 6.41% है। 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि अगर हम बात करें तो यह कितना, 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज जो है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों जो अंतर निकालेंगे तो 64 रुपया जो है मिलकर जो है आ जाएगा। ठीक है, अल हिलाल नामक अखबार किसने, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की, तो ये जो अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक अखबार की रचना की। देखिए अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद द्वारा सन 1912 में कोलकाता में प्रारंभ किया गया। इस समाचार पत्र का लक्ष्य जो है हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सौहार्द आदि पर जोर देने के साथ साथ ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता था। अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 हुआ था। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के बाद वह रामपुर से संसद चुने गए थे। वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए थे। मौलाना आज़ाद को मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न से सम्मानित जो है किया गया था। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में जो है लेक्चर देते समय जो है दिल का दौरा पड़ गया था। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं, यानी कौन हो जाएगा, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, नहीं। नगर निगम द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नहीं। अस्थायी समिति द्वारा चुने जाते नहीं, यानी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन, तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा। अधिसूचित क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे कस्बे अथवा बुनियादी सुविधाओं में वंचित कस्बों के लिए घोषित किए जाते हैं। इन सब के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पाते हैं। इन समिति का कार्य निर्दिष्ट नगरपालिका के अधिनियम कई प्रावधानों के लागू करने, जिनका उल्लेख राजपत्र द्वारा जारी अधिसूचित जो है किया गया हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक था। बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक जो था वो कौन था, तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का जो प्रस्तावक था वो जॉन सॉर था। कौन था, सर जॉन सॉर था, सर जॉन सॉर था। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी
इस्तमरारी बंदोबस्त का प्रस्तावक सर जॉन सॉर माना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू करने का श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है, जिन्होंने सन 1993 में जो है सन 1993 ईस्वी को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया गया। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी चुना गया, जो सरकार एवं किसानों के मध्य करों को वसूलने का सरकार को देने का कार्य करेगा। अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी के निश्चित तिथि में निश्चित राशि प्राप्त हो जाती थी। इसमें कंपनी का राजस्व वसूलने में मुक्ति मिल गई। जमींदार कंपनी के स्वामी भक्त हो गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं कि ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा स्टील में जो है होता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है निम्न यानी अलग अलग होती है। ध्वनि की चाल ठोस में जो है 6000 मीटर पर सेकंड 6000 मीटर पर सेकंड जो है हो जाएगा, 6000 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि का वेग अगर हम बात करें तो 1481। ध्वनि का वेग तरल में 1481 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकंड जो है हो जाए। निर्वात में जो है 0 होता है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका था, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। यह संशोधन 18 दिसंबर 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार में किया गया था। इस संशोधन के तहत जो उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया एवं संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा राज्य विधानों मंडलों के अनुमोदन में संशोधन की प्रक्रिया। ध्यातव्य है कि 42वां संविधान संशोधन जो है विशिष्ट बहुमत द्वारा जो है किया गया था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि 100वां क्वेश्चन हमारा होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने 140 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था? 1940 में। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो किया था वो विनोबा भावे के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अब देखिए 17 अक्टूबर 1940 को जो है आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवनार आश्रम महाराष्ट्र से किया। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को प्रथम एवं जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रह चुना। महात्मा गांधी विनोबा भावे ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए, जो कि पवनार महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी को विनोबा भावे ने प्रथम और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता की मांग के लिए नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की अधिकार की पुष्टि के लिए था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लॉन लिथगो था। ठीक है, लॉर्ड लॉन लिथगो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर करें। ये देखिए कितना पेज लगभग हम इतना करवाए हैं अभी तक में। ठीक है, बहुत सारा पेज हम आपको एक साथ करवा दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यह चीज़ रेगुलर रखें। आपको कैसा लगा क्लास करने के बाद आप जो है कमेंट जो है ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हम रेगुलर जो है इसके बाद भी जो है वीडियो बना सकें। तो अभी के लिए जय हिंद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।